नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाल विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जिनका शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आने की अधिक संभावना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। चाहे वह एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट हो, सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है, यानी कि वो कौन सा सिद्धांत है जिसका उपयोग किया जा रहा होता है कि जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यवहार बना रहे। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सा सिद्धांत है। सकारात्मक दंड, सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक दंड या नकारात्मक पुनर्वलन। जो बाल विकास में जितने भी सिद्धांत दिए जाते हैं, वह दंड के रूप में तो कतई दिए नहीं जाते, यानी कि जो दंड वाले ऑप्शन हैं उनको तो हम पहले ही काटेंगे। अब इनमें से जो दो ऑप्शन शेष बचते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। अब इनमें से भी सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण कौन सा है जो कि दिया जाना चाहिए किसी नकारात्मक उद्दीपन को हटाने के लिए? तो जो सकारात्मक पुनर्वलन होता है वह, और जो नकारात्मक पुनर्वलन होता है वह है। अब जो नकारात्मक पुनर्वलन होता है उसका अर्थ दंड देना कतई नहीं होता। जो बाल विकास है उसमें नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ जो होता है वो दंड देना बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो इन दोनों में से जो सबसे अच्छा पुनर्वलन होता है, वैसे तो देखने में लगेगा कि सकारात्मक पुनर्वलन अच्छा होगा, लेकिन यद्यपि ऐसा कतई नहीं है। जो नकारात्मक पुनर्वलन होता है वह सबसे अच्छा पुनर्वलन माना गया है। अतः हम कह सकते हैं कि जो नकारात्मक पुनर्वलन है वो सबसे अच्छा पुनर्वलन है, और किसी भी नकारात्मक उद्दीपन को हटाने के लिए नकारात्मक पुनर्वलन ही देना चाहिए। अर्थात इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है कि बच्चे आम तौर पर डर से संबंधित भावनाओं को महसूस करते हैं जब उनमें निम्न होता है। बच्चे आमतौर पर डर से संबंधित भावनाओं का महसूस करते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कक्षा 1 से 5 तक या बाल्यावस्था के या शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, वो अक्सर डर को महसूस करते हैं। तो उनमें होता क्या है? तो पहले अगर वैसे तो हमें देखना चाहिए कि अगर हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो हमें ऑप्शन को काटना सीखना चाहिए। अब जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे ADHD, जैसे कि ऑटिज्म, जैसे कि चिंता डिसऑर्डर, जो हमें सही उत्तर इसका देना चाहिए वो देना चाहिए चिंता। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं आमतौर पर उनमें चिंता पाई जाती है, अतः जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा चिंता डिसऑर्डर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि के विकास के संबंध में जुड़वा अध्ययनों के परिणाम इंगित करते हैं कि, जो बुद्धि के संबंध में जो परिणाम होते हैं उनमें जुड़वा अध्ययनों को इंगित करने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? पहला ऑप्शन देखते हैं कि आनुवांशिक और वातावरणीय दोनों कारक महत्वपूर्ण हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे तो इसका उत्तर पहला ही सही होना चाहिए। चलिए हम नीचे वाले को भी देख लेते हैं। ना तो आनुवांशिक और ना ही वातावरणीय कारक महत्वपूर्ण है, ये तो बिल्कुल गलत है, जबकि दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं।
आनुवांशिक कारणों की तुलना में वातावरणीय कारक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा भी नहीं है, दोनों कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ये भी गलत है। वातावरणीय कारणों की तुलना में आनुवांशिक कारक महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वही हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में खाली स्थान का अनुभव कराया जाना चाहिए। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं जॉन डीवी, उनके अनुसार बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में खाली स्थान का अनुभव कराया जाना चाहिए। क्या उन्हें नियमों का अनुभव कराना चाहिए? क्या उन्हें अनुशासन का अनुभव कराना चाहिए? क्या उन्हें प्रायोगिक जागरूकता का अनुभव कराना चाहिए? क्या उन्हें लोकतंत्र का अनुभव कराना चाहिए? तो हम देखें, अगर हमें सही उत्तर नहीं आता है तब भी हम ऑप्शनों को काटना सीखना चाहिए हमें। अगर आता है तो कोई बात नहीं। वैसे जो आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, वह बुद्धि से संबंधित अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना है तो क्या उसे नियम सिखाना चाहिए? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो नियम वाला बिल्कुल गलत होगा। उसे अनुशासन सिखाकर भी अच्छा नागरिक नहीं बनाया जा सकता। उसे प्रायोगिक जागरूकता देकर भी अच्छा नागरिक नहीं बनाया जा सकता। अगर हम उसमें लोकतंत्र की भावना विकसित करते हैं तो उसे एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जॉन डीवी के अनुसार बच्चे को बेहतर नागरिक बनाने के लिए विद्यालय में लोकतंत्र का अनुभव कराया जाना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है कि विकास की अवस्थाओं का सही क्रम ज्ञात कीजिए। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? विकास की सही अवस्थाओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए पहला देखते हैं। शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था ये भी होता है, किशोरावस्था ये भी होता है, प्रौढ़ावस्था ये भी होता है। लेकिन क्या ये क्रम से सही है? तो जी हाँ, ये पहले पे आएगा, ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। तो क्या बच्चा सबसे पहले प्रौढ़ होता है? तो नहीं होता। तो ये तो गलत हो ही गया। अगला देखते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था होता है, लेकिन क्या शैशवावस्था के बाद किशोरावस्था आती है? जी नहीं, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आती है। तो ये भी गलत हो गया। देखते हैं अगला ऑप्शन। क्या सबसे पहले बाल्यावस्था आती है? तो बाल्यावस्था भी सबसे पहले नहीं आती, सबसे पहले शैशवावस्था आती है। सबसे पहले एक छोटा बच्चा जो होता है वो शिशु के रूप में होता है, फिर बालक के रूप में बनता है, फिर एक किशोर के रूप में बनता है, उसके बाद में वो प्रौढ़ होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किशोर अपराधी के उपचारात्मक उपाय हैं। जब किशोर अपराधी बन जाते हैं तो उनके उपचार के उपाय कौन से होंगे? किशोर जो हमारे होते हैं, जो 12 से लेकर 18 वर्ष तक जो किशोर अवस्था चलती है, अगर उसमें अपराध की प्रवृत्ति आ गई है तो उसका उपचार कैसे किया जाए? तो देखते हैं। कठोर अनुशासन बनाए रखना। क्या उन्हें कठोर अनुशासन बनाकर उनकी अपराध प्रवृत्ति का उपचार किया जा सकता है? क्या उन्हें पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत उसमें उपचार किया जा सकता है? क्या उन्हें पृथक उपचार देकर अपराध प्रवृत्ति से दूर किया जा सकता है? क्या उन्हें कठोर दंड देकर अपराध प्रवृत्ति से उपचार किया जा सकता है? तो हम कठोर दंड भी नहीं देंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत। उनमें
पृथक उपचार करके भी दूर नहीं किया जा सकता, और कठोर दंड देकर ये भी नहीं किया जा सकता। तो अगर हम उनमें सुधार कार्यक्रम का आयोजन करें तो उनमें अपराध प्रवृत्ति दूर हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कि कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? कौन सा सिद्धांत निजी भाषण और आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है? क्या जेरोम बुनर का सिद्धांत करता है, या जीन प्याजी का सिद्धांत करता है, या हैटी का सिद्धांत करता है, या लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत करता है? अगर आपने सिद्धांत पढ़े होंगे तो उनमें देखा होगा कि जो आत्मनियमन को प्रोत्साहित करता है वो होता है हमारा लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा लेव वाइगोत्स्की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक पहलू नहीं है? तो देखते हैं, क्या अभिव्यक्ति नहीं है, क्या मूल्यांकन नहीं है, क्या परिवर्तन नहीं है, क्या विनियमन नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा परिवर्तन। अभिव्यक्ति भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, मूल्यांकन भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, विनियमन भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। जो परिवर्तन जो होता है वो एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, जो यह प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यह पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न काफ़ी पसंद भी आ रहे होंगे। प्रश्नों का क्रम इसी प्रकार होता है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले जो परीक्षाएं होती थी उनमें और आज के प्रश्नों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। इनको देखकर ही जो प्रश्नों का क्रम है और जो प्रश्नों की क्वालिटी होती है वह अत्यधिक कठिन आने लगी है। अतः हम प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें और उनके सही उत्तर का चयन करें। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वह है वह क्रम जिसमें भाषा अर्जित की जाती है। तो भाषा अर्जित करने का जो क्रम है वह क्रम क्या है देखते हैं। क्या सब कथन, श्रवण, पठन, लेखन? क्या पहले बालक कहना सीखता है फिर सुनना सीखता है? क्या पहले उसके बाद पढ़ना सीखता है या फिर लिखना सीखता है? ऑप्शन नंबर 2। क्या पहले श्रवण सीखता है? तो श्रवण सीखता है सबसे पहले। कथन, कथन भी सीखता है उसके बाद में, कथन यानी कि बोलना। फिर तीसरे नंबर पर जो है लेखन, लिखना सीखता है, या पठन, पठन भी सीखता है। लेकिन ये जो क्रम है हालांकि है तो सही जो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, लेकिन ये मारिया मोंटेसनरी के अनुसार है। मारिया मोंटेसनरी कहती हैं कि सबसे पहले एक बालक जो होता है वह सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर लिखना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है। लेकिन जो सामान्य रूप से जो होता है वह हमारा सबसे पहले एक छोटा बालक जो होता है वो सुनना सीखता है, उसके बाद में बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लिखना सीखता है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि मारिया मोंटेसनरी के अनुसार भाषा का
क्रम क्या है, तो तब यह होगा कि श्रवण, कथन, लेखन और पठन। लेकिन सामान्य रूप से जो होगा वह होगा श्रवण, कथन, पठन और लेखन। तो चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सामान्य छात्रों के साथ साथ वंचित समूह के छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा का प्रकार निम्न कहलाता है। तो जो सामान्य छात्र होते हैं, यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य होती है, तो उनके साथ साथ जो वंचित रह गए हो, यानी कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक, या हम यूँ कह सकते हैं कि पिछड़े बालक, तो इनको जो शिक्षा दी जाती है वो किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? क्या उन्हें समावेशी शिक्षा दी जाती है, या अन्य शिक्षा दी जाती है, या उन्हें विशेष शिक्षा दी जाती है, या एकीकृत शिक्षा दी जाती है? जो हमारे बाल विकास के अंतर्गत जो शिक्षा का प्रावधान किया गया है सामान्य से पिछड़े बालकों के लिए, वो किया गया है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। समावेशी शिक्षा में कहा गया है कि चाहे बालक पिछड़ा हो, चाहे वह किसी प्रकार से सामान्य से विशिष्ट हो, चाहे वह सामान्य से मंद बुद्धि का हो, चाहे वह सामान्य से उच्च बुद्धि का हो, सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए। तो यह हमारा आता है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। अतः इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सेवाओं की मुख्य प्रणाली से बाहर रहने की अवस्था को कहा जाता है। तो क्या उसे अंतर्वेशन कहा जाता है, क्या उसे सार्वभौमिकरण कहा जाता है, क्या उसे अस्तित्ववाद कहा जाता है, क्या उसे पार्श्वीकरण कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पार्श्वीकरण। तो इसे पार्श्वीकरण कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है कि एक मूर्तिकार को सफल होने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी कि एक मूर्तिकार जो होता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है, ये हमारे बुद्धि के सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। क्या उसमें संगीत की बुद्धि होना आवश्यक है, क्या उसे स्थानिक बुद्धि होना आवश्यक है, क्या उसे पारस्परिक बुद्धि होना आवश्यक है, क्या उसमें भाषा संबंधी बुद्धि होना आवश्यक है? तो एक मूर्तिकार को संगीत की बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, भाषा संबंधी बुद्धि का कोई मतलब नहीं है, पारस्परिक बुद्धि जो होती है उसका भी कोई मतलब नहीं, उसमें होना चाहिए स्थानिक बुद्धि। अतः हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा स्थानिक बुद्धि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है कौन से कौशल में शरीर और हाथ समन्वय की छोटी मांसपेशियां सम्मिलित होती हैं? कौन से कौशल में शरीर और हाथ समन्वय, यानी कि वह कौन सा कौशल है जिसमें हाथ आँख का समन्वय हो सके, यानी कि वो इनमें संबंध स्थापित कर सके? तो वह कौन सा कौशल है? क्या वह उत्कृष्ट मोटर कौशल है, क्या वह उत्कृष्ट गति कौशल है, क्या वह सकल मोटर कौशल है, या शारीरिक गति संवेदी बुद्धि? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा उत्कृष्ट मोटर कौशल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है उस अर्थहीन भाषण की पहली ध्वनि को क्या कहते हैं जिसे बच्चा करता है? यानी कि जो अर्थहीन
भाषण की पहली ध्वनि होती है, यानी कि इसका कोई अर्थ ना निकले। जब एक बच्चा शिशु होता है, जब छोटा बच्चा होता है, तो उसमें ऐसी कौन सी ध्वनि होती है जिसका कोई अर्थ ना निकले? क्या वह बड़बड़ाहट होती है, कि टेलीग्राफिक भाषण होता है, क्या रोना होता है, कि वाक्य विन्यास होता है? एक छोटा जो शिशु होता है, नवजात शिशु, वो वाक्य विन्यास तो कर नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर चौथा गलत। टेलीग्राफिक भाषण, क्या वो टेलीग्राफिक भाषण करेगा? छोटा बच्चा क्या करेगा? तो ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन जो है वह है रोना। रोने में भी उसका अर्थ होता है, क्योंकि बालक तब रोता है जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन जो बड़बड़ाहट जो होती है उसका कोई अर्थ नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा बड़बड़ाहट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह यह है कि शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग पर इवान पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में तटस्थ प्रेरणा क्या थी? जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, जो कि इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इन्होंने जो कुत्तों पर प्रयोग किया था, तो सबसे पहले पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया। भोजन को देखकर उसके मुंह से लार आई। फिर जैसे कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया चलती गई, तो उसके बाद में पावलोव ने सबसे पहले कुत्ते की आगे घंटी बजाई। घंटी बजाने के 3 या 4 या 5 सेकंड बाद कुत्ते को भोजन प्रस्तुत किया, तो उसके मुंह में लार आई। जैसे ही यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती रही, तो जब भी कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती थी, तो घंटी को बजने की आवाज़ सुनकर ही उसके मुंह में लार आती थी। तो जो तटस्थ प्रेरणा जो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में दी गई है वह घंटी है। अतः इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा घंटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है। तर्क में एसोसिएशन एक समस्या से शुरू होता है और खाली स्थान के साथ समाप्त होता है। जब भी हम तर्क करते हैं तो समस्या के शुरू होने पर करते हैं और समस्या के समाधान होने के साथ समाप्त होता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा समाधान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि शास्त्रीय अनुकूलन पर पावलोव के सिद्धांत ने परिवर्तन में विद्यालयों में व्यवहार प्रबंधन पर अनुशासन को किस प्रकार प्रभावित किया है? जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया है, उसमें विद्यालय में व्यवहार प्रबंधन पर अनुसंधान को किस प्रकार प्रभावित किया गया है? तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन, शिक्षक रचना करते हैं। शिक्षक जो है रचना करते हैं, चीज़ों को संबंधित परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, शिक्षण के मुख्य कार्य पर वापस आते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक को कक्षा में ही हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिक्षक को कक्षा में ही हर छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा देखते हैं, शिक्षक के पास स्पष्ट पाठ लक्ष्य होता है और समूह कार्य का उचित उपयोग करते हैं। अगला ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक द्वारा बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि अच्छा व्यवहार क्या है और इसके लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षक द्वारा नकारात्मक व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दंड भी देना चाहिए। वैसे तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इन दोनों ऑप्शनों की अपेक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है कि खाली स्थान दृष्टिकोण के अनुसार, खाली स्थान दृष्टिकोण के अनुसार वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। बचपन जो है वह केंद्रीय कारक बन जाता है। ऐसा किनका दृष्टिकोण है? क्या सामाजिक संस्कृति का दृष्टिकोण है, क्या मानवतावादी दृष्टिकोण है, या मनोविश्लेषणवादी दृष्टिकोण है, या व्यावहारिक दृष्टिकोण है? तो जो मनोविश्लेषण वादी दृष्टिकोण जो है, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है, उसके अंतर्गत वयस्कों के रूप में व्यवहार के लिए बचपन एक केंद्रीय कारक बन जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मनोविश्लेषण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कुछ बच्चे अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वह अधिक प्रक्रिया करने में सक्षम होते हैं जब जानकारी दृष्टिगत रूप में प्रस्तुत की जाती है। जब जानकारी दृष्टिगत रूप में प्रस्तुत की जाती है, यह उनके खाली स्थान को संदर्भित करता है। क्या प्राथमिकताओं को संदर्भित करता है, क्या विचारों को संदर्भित करता है, क्या रुचियों को संदर्भित करता है, क्या अधिगम शैलियों को संदर्भित करता है? हालांकि आपको प्रश्नों का कुछ कठिनाई स्तर लग रहा होगा, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार की भाषा शैली में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अधिगम शैलियाँ, यानी कि हमारे सीखने की शैली कैसी है, किस प्रकार से हमने सीखा है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अधिगम शैलियाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न जो है हमारा कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान किस पर होना चाहिए? क्या दोस्त पर होना चाहिए, क्या माता पिता पर होना चाहिए, कि पड़ोसियों पर होना चाहिए, क्या स्वयं पर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा स्वयं पर। अगर विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो किसी भी बालक या व्यक्ति का मुख्य ध्यान किसी दूसरे पर ना होकर अगर वह स्वयं पर ध्यान देगा तो वह सबसे अच्छा और सर्वाधिक अधिगम प्राप्त कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का मुख्य ध्यान अपने स्वयं पर होना चाहिए, ना कि अपने आस पड़ोस पर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बोबो गुड़िया प्रयोग किसने प्रस्तावित किया था? तो बोबो गुड़िया कहें या हम बोबो डॉल कहें, तो इसका प्रयोग किया था अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने अपने प्रयोग किया था कि एक पार्क में एक जो निर्जीव गुड़िया थी उसको उस पार्क में स्थापित कर दिया था, और जो बच्चे पार्क में आए थे घूमने के लिए वह उनको उस गुड़िया को मार रहे थे। तो इससे बालकों में यह देखकर विभिन्न प्रकार की अधिगम शैलियों का प्रभाव पड़ा था उनके जीवन पर। तो बोबो गुड़िया का प्रयोग जो किया था वह किया था अल्बर्ट बांडुरा ने अपने सामाजिक विकास के सिद्धांत में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अल्बर्ट बांडुरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह हमारा कौन मानता था
कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। कि कौन मानता था कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को शोध और रचना में प्रवीण करने के लिए उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उभारना चाहिए। यह एक कोटेशन है। क्या यह जीन पियाजे की है, या लीन लावे की है, या जॉन फेरेल की है, या जॉन ड्यूबी की है? तो यह कोटेशन जो है वह है जॉन ड्यूबी की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में शीर्ष अवस्था की आवश्यकता को निम्न रूप में जाना जाता है। जो अब्राहम मास्लो जो हैं उन्होंने आवश्यकता या मांग का सिद्धांत दिया है। अब्राहम मास्लो जो थे वह एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनुष्य की 5 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बताई हैं, जो कि एक पिरामिड के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जो कि 5 भागों में प्रस्तुत किए हैं। इन्हें हम विकास का सोपान की सिद्धांत या विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत कहते हैं। जो मनुष्य की पहली जो प्राथमिक आवश्यकता जो होती है वह होती है शारीरिक मांग की आवश्यकता। दूसरी जो आवश्यकता होती है वह होती है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी होती है समाज की आवश्यकता। चौथी जो होती है वह होती है सम्मान की आवश्यकता। और अंतिम आवश्यकता जो होती है वह होती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। जब व्यक्ति को यह सभी प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता ही पूर्ण हो गई, सुरक्षा की आवश्यकता भी उसे मिल जाती है, और व्यक्ति को समाज भी मिल जाती है, और व्यक्ति को जो चौथे नंबर पे जो होता है वह समाज में सम्मान भी मिल जाता है, तब व्यक्ति चाहता है कि उसका सम्मान हो। और सम्मान के बाद जो अंतिम जो अवस्था होती है वह होती है आत्मसिद्धि की, जो कि 5वें नंबर पर आती है। तो व्यक्ति चाहता है कि अब उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए। तो आवश्यकता का पदानुक्रम जो है वह विकास की आवश्यकताओं का है। तो जो अब्राहम मास्लो ने जो सिद्धांत दिया है वह दिया है विकास की आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि माता पिता लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। जो हम माँ बाप होते हैं वो लिंग स्टीरियोटाइपिंग में कैसे सहायता करते हैं। क्या वह बचपन के सभी साथी समूहों को लिंग लाइंस के हिसाब से अलग किया जाता है। क्या स्कूल पुरुष और महिला छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षणिक विषयों पर जोर देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो माता पिता अपने बच्चों को लिंग विशिष्ट स्कूल में रखते हैं, ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। माता पिता और पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का अनुसरण करने के लिए बाध्य करते हैं, ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि सभी बच्चों में सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली भाषा अर्जन प्रविधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो बच्चों में भाषा की सार्वभौमिक रूप से जो परिभाषा प्रस्तुत की है वह की है नोम चॉम्स्की ने। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि कोई भी छोटा बालक होता है उसमें भाषा सीखने का जन्मजात गुण पाया जाता है, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है वह भाषा को सीखते हुए ही जन्म लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं यह परिभाषा जो दी है वह दी है नोम चॉम्स्की जी ने।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अनुबंधित उद्दीपक होता है और जो अनुबंधित अनुक्रिया होती है उसके बीच में क्रमिक ठहराव, जो ठहराव होता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो अनुबंधित उद्दीपक का और अनुबंधित अनुक्रिया का जो सिद्धांत आता है वह आता है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत। यह सिद्धांत जो दिया है वह किसने दिया है? पावलाव ने। किसने दिया है? पावलाव ने। तो इसमें जो घंटी बजाई जाती है और उसके बाद जो भोजन दिया जाता है और उसके बाद जो कुत्ते के मुंह में लार आती है, तो जो उसके बीच में जो उद्दीपक और अनुक्रिया, जो उद्दीपक होता है और जो अनुक्रिया होती है, उद्दीपक अर्थात जिसे बालक प्राप्त करने की इच्छा करता है वह होता है उद्दीपक। अभी मान लीजिए आपके सामने उद्दीपक क्या है? एम्पिटेट। आप किसी भी प्रकार से वर्ग 3 की जो परीक्षा है उसको पास करना चाहते हैं, अर्थात प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आप अनुक्रिया करेंगे जिस उद्दीपक के लिए, तो जो इसके बीच में जो समय होगा, यानी कि जो उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो होता है वह होता है विलोप। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग करने वाली सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जो एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा जो होता है उसे बच्चे से अलग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि जिसे अपना गृह कार्य होमवर्क पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ता हो, कि यह उसे अलग बनाती है अन्य बच्चों से, कि जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न हो वह होता है, या जिसके साथियों का खराब संबंध हो, ऐसा कि एकेडमी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता हो, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है वह विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा मंदबुद्धि बच्चा भी हो सकता है या उत्कृष्ट बुद्धि का बच्चा भी हो सकता है, यानी कि वह सामान्य से उच्च बुद्धि का भी हो सकता है या सामान्य से निम्न बुद्धि का भी हो सकता है, यानी कि जिसकी क्षमता औसत बच्चों से भिन्न होती है वह विशेष आवश्यकता वाला बच्चा होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि सामग्री को आसान बनाने के लिए प्रस्तुत करने के नियमों को कहा जाता है। कोई भी सामग्री जो है उसको आसान बनाने के लिए क्या उसे शिक्षण विधियों से आसान बनाया जा सकता है? क्या उन्हें शिक्षण रणनीतियों से या शिक्षण सूत्र से या शिक्षण तकनीकों से? इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षण सूत्र, क्योंकि यहाँ नियमों की बात की जाती है। जिसमें नियमों की बात कही गई है वह सूत्र से संबंधित होता है। हालांकि शिक्षण विधियाँ जो होती हैं उनमें नियमों का कोई प्रावधान नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षण सूत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शब्द प्रमस्तिष्क अंगघात, यानी कि जो प्रमस्तिष्क में जो अंगघात होता है, यानी कि कोई विकार उत्पन्न होता है, को
खालिस्तान द्वारा प्रस्तावित और लोकप्रिय बनाया गया है। यानी कि किसके द्वारा इस शब्द त्रैमासिक को लोकप्रिय बनाया गया है? क्या वह गार्डनर के द्वारा बनाया गया है? क्या वह पियाजे के द्वारा बनाया गया है? क्या वह जॉन विलियम के द्वारा बनाया गया है? या वह सर विलियम ओस्लर के द्वारा बनाया गया है? तो जो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सर विलियम ओस्लर। तो ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न अत्यंत ही पसंद आए होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो समाप्त होती है।